देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। पीड़ित अगर किसी और जाति के होते तो पुलिस दूसरे तरीके से कार्य करती, अब तक रिजल्ट आ गया होता। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि हिंदू राष्ट्र बन गया है और हिंदू राष्ट्र में दलितों की, शूद्रों की, महिलाओं की कोई कीमत नहीं होती है। जब दलित दूल्हे को घोड़े पर बैठने से रोका जाता तब योगी जी नहीं आते निकल के कि हिंदू बटो मत, ये भी हमारा हिंदू भाई है, ऐसा क्यों नहीं बैठने दे रहे घोड़े पे। जब दलित की मूंछ रखने पर हत्या कर दी जाती है या उनके नए कपड़े पहनने तक तो उन्हें अपमानित किया जाता है, तब इन्हें बटेंगे तो कटेंगे याद क्यों नहीं आता। तो इनका धर्म भी और इनकी जाति भी केवल वोट के लिए है। उत्तर प्रदेश में लगातार एक के बाद एक बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं और ऐसे में जो है जरूरी हो जाता है, मुख्यमंत्री जी जब ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश से अपराधी, गुंडे, बदमाश सब प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत शानदार हो गई है, तब आप देखिए कि मेरठ के सरदना में 2 दिन पहले एक एससी वर्ग की एक महिला की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है, उसकी बेटी का अपहरण कर लिया जाता है। लड़की की मां थी, उसका भी जो है मुआवजा दे करके उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करा दिया गया है। तो मेरे साथ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं, हम उनसे जानना और समझना चाहेंगे। सपा जो है काफी वहां पर जो समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान जी भी वहां पर जो मौके पर काफी मोर्चा संभाल रहे हैं, पीड़ित परिवार को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं ये जो पूरी घटना हुई है सरदना में? देखिए, उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तर प्रदेश में पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और ज्यादा चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री को चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री उस पर भी उपलब्धियां बताते हैं अपनी, कहते हैं हमने अपराध खत्म कर दिए हैं और जो घटनाएं हैं उनकी तरफ से आंखें मूंदे रहते हैं। और जिस तरह की घटना मेरठ में हुई है, ऐसी सैकड़ों घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में, महिला उत्पीड़न में और हिरासत में मौतों में नंबर 1 पर है। खास बात यह है कि इस तरह की घटनाओं के बाद जो पुलिस प्रशासन और सरकार की प्रतिक्रिया होती है वो और भी ज्यादा खतरनाक होती है। जैसे हाथरस में आपने देखा था, दलित बेटी की हत्या हुई रेप के बाद, उससे वो जबरन रात को 2 बजे उसके ऊपर पेट्रोल डाल के डेड बॉडी जला दी गई, उसके परिजनों के साथ धक्का मुक्की की गई और मीडिया को वहां नहीं जाने दिया गया। विपक्ष के नेताओं को और मीडिया को घटनास्थल पर जाने नहीं देते हैं। हर जगह ये पैटर्न बन गया है। ये मेरठ में भी हुआ है। जो मीडिया के लोग और जो जनप्रतिनिधि वहां जाना चाहिए, वो क्षेत्र के विधायक हैं। सरदना क्षेत्र का ये गांव है जहाँ घटना हुई है और उसी क्षेत्र का विधायक है अतुल प्रधान। अतुल प्रधान को पुलिस नहीं जाने दे रही थी वहां। तो ये जो पुलिस का रवैया है, अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई है और पीड़ित व्यक्ति से मिलने लोग जाना चाहते हैं तो उसमें आपको आपत्ति क्या है? क्या छिपाना चाहते हैं आप? किस चीज में पर्दा डालना चाहते हैं? तो उत्तर प्रदेश के हालात बहुत खराब हैं और सरकार बदलने पे ही कुछ सुधार होगा। कह रहे हैं 10 टीमें पुलिस की बना दी है, बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है, बहुत जल्दी जो है बरामद कर लिया जाएगा, बेटी को इंसाफ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में हर काम जाति और धर्म देख के होता है। ये पीड़ित अगर किसी और जाति के होते तो पुलिस दूसरे तरीके से कार्य करती, अब तक रिजल्ट आ गया होता। और ये जिस समाज से हैं उस समाज के प्रति सरकार के अंदर संवेदना नहीं है, इसलिए उसमें लापरवाही की जा रही है। और हर चीज में ये हो रहा है। एक धर्म या कुछ जातियों के लोग, कुछ वर्गों के लोग अगर छोटा मोटा अपराध भी कर देते हैं तो यूपी सरकार के बुलडोजर निकल पड़ते हैं, उनके घर गिरा देते हैं, उनकी दुकानें गिरा देते हैं। और हमने आगरा में देखा कि एक निर्वाचित सांसद के घर पर गुंडे पथराव कर रहे थे, एक आदमी को जेल तक नहीं भेजा गया। पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया था, उन्हें मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप करके शाम को 5 बजे रिहा करा दिया। सांसद के ऊपर हमला किया गया, उनकी गाड़ी के ऊपर टायर फेंके गए, पुलिस कुछ नहीं कर रही। अगर ये काम कोई विपक्षी पार्टी का आदमी कर दे या दूसरे जाति धर्म के लोग कर दें तो उनके ऊपर यूएपीए लग जाते हैं, उन्हें कई साल तक जेल में डाल दिया जाता है। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है ये कानून के राज के लिए नुकसानदायक है और लोकतंत्र के लिए नुकसानदायक है। तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि देखिए बांग्लादेश में कोई घटना हो रही है उस पर तो खूब हो हल्ला मचाया जाता है, लेकिन अपने देश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उसकी कोई चिंता नहीं है। कोई बजरंग दल, आरएसएस कोई सड़कों पर नहीं निकलता है।
नहीं, बांग्लादेश, पहली बात तो ये है कि बांग्लादेश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ अराजकता की स्थिति है, वहाँ की प्रधानमंत्री देश छोड़ के भागी हुई है, वहाँ सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तो वहाँ कोई सांप्रदायिक दंगे नहीं है, वो एक गृह युद्ध है, और उसकी चपेट में कुछ हिंदू भाई भी आए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है। वो गलत है, इंसान कोई भी मरा, इंसान इंसान होता है, लेकिन क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं तो इसलिए उनके प्रति विशेष थोड़ी संवेदना होती है कि भाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करना किसी भी सभ्य शासन का काम होता है। लेकिन आप दूसरे देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की आवाज तो उठा रहे हैं और अपने देश के अल्पसंख्यकों को आप लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। यहाँ न्यूयॉर्क के मेयर ममदानी साहब को पत्र लिखना पड़ता है कि आपने ये इन्हें जो जेल में डाल रखा है 5 साल से बिना चार्जशीट दाखिल किए। अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया है, शरजील इमाम और ये क्या नाम है इनका, उमर, इन्होंने बड़ा अपराध किया है, तो आपने अब तक चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं दी? कितने दिन लगते हैं चार्जशीट दाखिल करने में? 5 साल उसमें विचाराधीन कैदी के तौर पे 5 साल आप जेल में रखे, शायद ये देश के इतिहास का पहला मामला होगा। तो दूसरी तरफ आप इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अल्पसंख्यकों के हत्यारों को रिहा करने का प्रयास कर रहे हैं, मुकदमे वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोर्ट ने रोक दिया। अल्पसंख्यक के साथ रेप और हत्या करने वाले लोग को जेल से छुड़वाते हैं तो उन्हें माला पहनाते हैं, आप उनका स्वागत करते हैं। तो डबल स्टैंडर्ड तो नहीं होना चाहिए। नहीं, सबसे पहले जिम्मेदारी आप अपने देश में निभाएं कि अल्पसंख्यक समाज को, पिछड़े समाज को, दलित समाज को न्याय मिले, उनके साथ अन्याय ना हो। लेकिन सर प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। नहीं, मामला कुछ भी हो, हत्या तो हुई है, मामला कुछ भी हो, हत्या तो हुई है, जिम्मेदारी तो पुलिस की बना, पुलिस संवेदनशीलता तो दिखाए। कुछ भी हुआ है, एक महिला की हत्या हुई है तो विपक्ष के नेताओं को और मीडिया को उनके परिवार तक पहुंचने तो दो। ये तो तानाशाही है बिल्कुल। लेकिन सर क्या लगता है कि दलितों की सुरक्षा, बहुजन समाज के लोगों की सुरक्षा या उनकी जान की कीमत इतनी सस्ती है कि 5 लाख 10 लाख रुपए दो और जो है उनकी बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया और जो है ऐसे करके मामला रफा दफा कर दिया जाता है? कई केसों में हमने देखा है ये। क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और उन्होंने अपने दिमाग में सोच लिया कि हिंदू राष्ट्र बन गया है, और हिंदू राष्ट्र में दलितों की, शूद्रों की, महिलाओं की कोई कीमत नहीं होती है। और हिंदू राष्ट्र क्या है भैया? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? मनुस्मृति पर आधारित बनेगा। मनुस्मृति तो खुद कहती है उनकी तो कोई कीमत ही नहीं है, इसलिए नहीं देते मुआवजा, इसलिए मदद नहीं करते। ठीक है नहीं? 2 घटनाएं एक साथ हुई थी उत्तर प्रदेश में, अगर आपको याद हो, ये 17-18 की बात है। नोएडा में एक जिम ट्रेनर जितेंद्र यादव को पुलिस सब इंस्पेक्टर ने गोली मार दी थी। दूसरी तरफ लखनऊ में एक तिवारी जी थे, उन्हें शरद तिवारी शायद नाम था, उन्हें गोली मार दी थी पुलिस ने। तिवारी जी के मामले में उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी गई और 10 लाख शायद रुपए दिए गए और एक मकान दिया गया, और जितेंद्र यादव को आज तक फूटी कौड़ी नहीं मिली। वो अपाहिज हो गया, वो आज तक भी उठ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा है, तो बेकार हो गया। तो पुलिस, ये जो सरकार है, सरकार का दोहरा मापदंड रहता है। मैंने जैसे शुरू में कहा कि हर मामले में जाति और धर्म देख कर कार्रवाई करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, चुनाव के समय SC ST OBC के लोगों को भी जो है हिंदू बनाने की बात कही जाती है, हम सब हिंदू हैं, तमाम जो है बाबा लोग आप देख ही रहे हैं किस तरह से, लेकिन इन घटनाओं पर जो है खामोशी रहती है। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी का बहुत प्रिय नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू समाज बटे नहीं, एक रहे। लेकिन ये नारा केवल वोट के समय देते हैं। वो जब दलित दूल्हे को घोड़े पे बैठने से रोका जाता है तब योगी जी नहीं आते निकल के कि हिंदू बटो मत, ये भी हमारा हिंदू भाई है, इसे क्यों नहीं बैठने दे रहे घोड़े पे। जब दलित की मूछ रखने पर हत्या कर दी जाती है या उनके नए कपड़े पहनने तक तो उन्हें अपमानित किया जाता है, तब इन्हें बटेंगे तो कटेंगे याद क्यों नहीं आता। तो इनका धर्म भी और इनकी जाति भी केवल वोट के लिए है। और ये जो जय श्री राम का नारा देते हैं, इनका जय श्री राम केवल इतना है जितना चंबल के डाकू जय भवानी बोलते थे जब लूट के लिए चलते थे, जब डकैती डालने के लिए चलते थे तो जय भवानी बोल के निकलते थे। तो ये भी जब ठगने के लिए चलते हैं और दलित पिछड़ों को लूटने के लिए चलते हैं तो जय श्री राम बोल कर चलते हैं। तो इनका जय श्री राम से केवल इतना संबंध है, कोई इनका धार्मिक या आध्यात्मिक या आस्था का संबंध नहीं है। क्या लगता है आपको कि इस पीड़ित परिवार को इंसाफ पाएगा से पुलिस प्रशासन दावे कर रहा है? इस शासन में तो किसी दलित पिछड़े अल्पसंख्यक को न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती।
लेकिन हम दबाव बना रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने पार्टी फंड से भी उनकी कुछ आर्थिक मदद की है और सरकार से भी मांग की है कि 1 करोड़ रुपए उन्हें मुआवजा दिया जाए। और देखें क्या करती है सरकार, लेकिन अगर अब नहीं मिलेगा तो साल भर बाद सरकार बदलेगी, समाजवादी पार्टी न्याय देगी उन्हें।